प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज एक बार फिर से हम नए लेक्चर के साथ में इस मंच पर मिलते हैं और आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि मैं अभी तक 5 पेपर मैथ्स के और 5 पेपर साइंस के मेरे इस चैनल पर मैं आपको पहले एनालिसिस करके आप तक सेंड कर चुका हूँ। उसके अंदर मैंने चाहे साइंस का हुआ हो चाहे मैथ्स का हुआ हो, दोनों के अंदर मैंने टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस किया है और उस टॉपिक को भी मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है और मैंने काफ़ी प्रयास किया है कि आपको एक पावरफुल कंटेंट मिले। आज का जो लेक्चर है वो है इस रीट 2022 के लिहाज से इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो टॉपिक है आज का, वो है शिक्षा मनोविज्ञान यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। शिक्षा मनोविज्ञान का जो पार्ट है यानी जो 30 क्वेश्चन आपके रीट में आने वाले हैं, ये 30 क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि आपको अगर ये ढंग से कर लिया जाए तो आप काफ़ी बढ़त बना लेते हो और आपको सक्सेस की पूरी संभावना बन जाती है रीट 2022 के लिए। और उसके पहले वाले जो पेपर मैंने देखे हैं, उन पेपर्स के अंदर जो साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए मैंने उन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल डीप स्टडी किया है और मैंने 4 बुक से अलग अलग से एक एक टॉपिक को मैंने कंसल्ट किया है कि कौन सा क्वेश्चन किस बुक में किस रूप में दे रखा है। जो क्वेश्चन आपके रीट 2022 के अंदर पूछा है साइकोलॉजी का, उस क्वेश्चन को मैंने अदर बुक से, अलग अलग राइटर्स की बुक से, ये जो मार्केट में जो बुक्स मिलते हैं मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्स्ट बुक ली है मैंने, जो एक स्टैंडर्ड जो राइटर्स होते हैं मैंने उनकी बुक से लेकर के और मैंने उस टॉपिक को अंदर से देखा है और किस क्वेश्चन में कितना कंटेंट है और कितना पावरफुल है, वो एक एक चीज़ मैं आपके सामने आज इस लेक्चर के माध्यम से लेकर आया हूँ। आपको पता होना चाहिए कि ये जो साइकोलॉजी वाला आज का जो पार्ट है, क्योंकि अभी तक तो साइंस और मैथ्स का था तो वो केवल साइंस और मैथ्स से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन आज वाला साइकोलॉजी का पार्ट है और ये साइकोलॉजी का पार्ट जो है ये प्रदेश के सभी यानी जितने भी साइकोलॉजी के जो स्टडी करने वाले हैं उन सभी के लिए, यानी कि चाहे वो रीट में दूसरे सब्जेक्ट भी हो, SST हो, हिंदी हो, संस्कृत कुछ भी हो, उनके लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये जो लेक्चर है आज सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उन सभी स्टूडेंट्स को देखना चाहिए। मैं दावे से के साथ कह सकता हूँ कि आज का जो कंटेंट है वो आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा और आप इस लेक्चर के माध्यम से आने वाला जो पेपर है उसको आप बहुत अच्छा आप कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। तो आज हम इस तरीके से इसी के अंदर चलते हैं। ये जो साइकोलॉजी का पार्ट है उसके अंदर अपन स्टार्ट करते हैं। मैं बिना कोई आपका टाइम गंवाए डायरेक्ट टॉपिक पर आता हूँ और इसके अंदर जो साइकोलॉजी के अंदर सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो भी मैं साथ साथ इसके अंदर आपको कंप्लीट कराऊंगा। अच्छा, एक बात बताना चाहूँगा, साइकोलॉजी के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन के अंदर आप जब एग्ज़ाम में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो, आप क्या देखते होंगे? आप उसके अंदर देखते होंगे कि कौन सा पावरफुल लग रहा है, जो ऑब्जेक्टिव में से पार्ट है, ऑप्शन जो है वो आपको ये देखना है कि उस चारों ऑप्शन में से कौन सा टॉपिक सबसे पहले आपको जो सिलेबस में टॉपिक टू टॉपिक दे रखे उसके अंदर वो कौन सा टॉपिक दे रखा है, ये आपको पहले देखना है। सबसे पहला काम आपका है और इसके लिए क्या ज़रूरी है, आपको सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, नहीं पढ़ नहीं लेना चाहिए, उसको याद कर लेना चाहिए कि सिलेबस में लाइन टू लाइन टॉपिक क्या दे रखे हैं, ताकि आपको पता रहेगा कि उसमें क्या क्या टॉपिक सिलेबस में है। और सिलेबस से क्योंकि पेपर में वो डायरेक्ट सिलेबस से टॉपिक उठाता है और उसी पर वो क्वेश्चन पूछता है और उसके अंदर वो थोड़ा डीप जाने की कोशिश करता है। तो और क्वेश्चन रिटर्न क्वेश्चन पूछता है, अंदर से जो लाइन पकड़ता है और वो लाइन किस टॉपिक से रिलेटेड है वो आपके उसके अंदर
ऑप्शन में होती है, तो वो जो लाइन होती है वो आपके सिलेबस में दे रखी होती है। तो इसलिए अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है, आपको स्टडी को मैनेज करना है, बाकी तो दुनिया भर का कंटेंट है, स्टडी को मैनेज करना है कि आपको किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ा है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। तो आप सिलेबस को अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें, और उसके बाद आप पेपर सोल्व करने की कोशिश करें, आप कंटेंट को पढ़ें, ताकि आपको पूरा फ़ायदा होगा और पेपर में आप अच्छा काम कर पाएंगे। तो लीजिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये आपका 2021 वाला सेकेंड लेवल का पेपर है। साइकोलॉजी का पार्ट इसके अंदर मैं ले रहा हूँ और वो है ये वाला पार्ट। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है। तो शिक्षक के लिए मतलब न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या पूछिए और सीधी सीधी बात है, आपके सिलेबस के अंदर शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 दे रखा है। आपको इससे संबंधित कुछ जो इंपॉर्टेंट तथ्य वो याद कर लेने हैं। इसके अंदर ऑप्शन दे रखे 30 घंटे, 56 घंटे, 45 घंटे और 70 घंटे। तो सही आंसर है इसका 45 घंटे होगा, ये आपको याद रखना इसके अंदर। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अच्छी तरह से स्टडी कर लेना चाहिए। वैसे आपको मैं शॉर्ट में कुछ ज़रूरी बातें आपको बता देना चाहूँगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अपने को याद रखनी है। ये आप देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सबसे खास बात, पहली बात तो ये कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया और शिक्षा को राज्य सूची में संवर्धित सूची से, पहले था ये कि इसमें राज्य सूची में था और इसको बाद में संवर्धित सूची के अंदर जोड़ दिया गया। तो और उसके बाद में ये, इसके बाद भी कंप्लीट प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। तो वर्ष 2002 में, ये आपके इम्पोर्टेंट तथ्य है, 86वां संविधान संशोधन कराया गया और फिर ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया है। जहाँ इसमें दे रखा है कि 86 में वे संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 21A सृजित किया गया और शिक्षा को बालक का मौलिक अधिकार बना दिया गया। यानी ये जो 21A अनुच्छेद है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर शिक्षा को बालक का मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये आपको इसके अंदर ध्यान में रखना। एक तो ये वाली बात। फिर दूसरी बात जो है इसके अंदर वो ये है कि 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में नया संशोधन लागू किया और इसका नाम चेंज कर दिया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के नाम से ये लागू हुआ और ये कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो हमें इसको ठीक से समझ लेना चाहिए। एक इसकी धारा 12 जो है वो ये कहती है कि निजी शिक्षण संस्थानों में 25% सीटों पर गरीब और अभावग्रस्त बालकों के लिए प्रवेश मिलेगा। यानी कि 25% सीटें जो रिजर्व होती है वो रिजर्व सीटें धारा 12 के अंतर्गत रखी गई है। इसके अलावा भी मेरे हिसाब से इसको और अच्छी तरह से आपको ये टॉपिक कहीं भी मिल जाएगा, आपको ठीक से उसको पढ़ लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है सेकंड, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने और उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, क्रियात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान। तो आप सबसे पहले तो इसके अंदर देखिए, आपने सिलेबस को देखा होगा, सही आंसर इसका ए ही है, क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, एक्शन रिसर्च। अब आपको ये भी पता होगा कि इन चारों टॉपिक्स में से एक क्रियात्मक अनुसंधान ही एक पावरफुल कंटेंट है जो आपके सिलेबस में अलग से दे रखा है। अगर आपने सिलेबस को स्टडी किया हो तो उस लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसको ठीक से स्टडी करना होगा। ये आपके डॉक्टर MS माथुर की शिक्षा मनोविज्ञान की बुक है, बहुत अच्छी बुक लिखी है इन्होंने। और इस बुक के अंदर व्यवहार्य अनुसंधान या एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक वर्ड यूज़ नहीं कर रखा है, व्यवहार्य। तो इसमें एक बात क्लियर यहाँ लिखी है, आप देखिए, वैज्ञानिकों से कहा गया कि वह वर्तमान ज्ञान का उपयोग योजनाएं बनाने में लगाएं और जब योजनाएं बन जाए तो उन्हें क्रियान्वित करें और उनके मूल्यांकन की व्यवस्था करें। इस प्रकार से परिवर्तन लाने के लिए
प्रगति के लिए वैज्ञानिकों का सहयोग प्राप्त किया गया। यानी ये देखिए आप, क्रियान्वयन और फिर उसका मूल्यांकन करना। दूसरी बात ये यहाँ लिखिए, आप देखिए, समस्यात्मक बालकों इत्यादि की समस्याओं का अध्ययन करना और उनकी शैक्षिक कठिनाइयों का समाधान करना। ये जो टॉपिक है आपके, ये इसके व्यवहार्य अनुसंधान का क्षेत्र है, मतलब कहाँ कहाँ ये लागू होता है वो इसमें दे रखा है। तो ये इसके ये 9 पॉइंट यहाँ पर है। और 10वां जो पॉइंट है ये यहाँ दे रखा है कि समस्यात्मक बालकों इत्यादि की समस्याओं का पहले अध्ययन करना और उनकी शैक्षिक कठिनाइयों का समाधान करना। यही बात यहाँ पूछी है, यहाँ संवेगात्मक समस्याओं की बात पूछी है, पर बात वही है, समस्याओं के कारणों को पहले तो पहचानना और फिर उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान। तो ये समस्या को पहचान करना और दूर करना, आपको पता होगा समस्या की पहचान करना डायग्नोसिस होता है, निदान करना, और उसके बाद में उन्हें दूर करना तो उसका उपचार करना, उपचारात्मक जो है वो परीक्षण हो जाएगा। तो ये इसी के अंदर शामिल। तो हमारे खास जो ऑप्शन है क्रियात्मक अनुसंधान या व्यवहारिक अनुसंधान इसका सही आंसर होगा, जो इसमें ये क्लियर दे रखा है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों और द्वारा सीखने से संबंधित है? परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित कौन सा सिद्धांत है? एक, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, दूसरा अंतर्दृष्टि अधिगम, सी है शास्त्रीय अनुबंधन और डी है संज्ञानात्मक सीखना। आपको मालूम है कि चारों टॉपिक बहुत ही पावरफुल है। अब यहाँ पर सभी सीखने के लिए हैं, तो ये परिणाम द्वारा सीखने की बात कर रहा है। तो हमारे पास में पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चारों के बारे में कितना जानते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन ये पुनर्बलन का सिद्धांत है, किसका है? ये आपके स्किनर का है, जो आपको पता होगा, और यही एक सही आंसर है इसका। ध्यान रखना, क्रिया परिणामों द्वारा सीखने का। ये आपके एक बहुत ही अच्छी बुक है साइकोलॉजी की शिक्षा मनोविज्ञान, अरुण कुमार सिंह की, और ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। इसको ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। इसके अंदर जो स्किनर वाला जो प्रयोग आपने पढ़ा है उसके अंदर क्लियर देखा है कि बार अंदर घूमने से, जब वो लगातार अंदर घूमता है तो अचानक से उसका पैर जो है वो लीवर पर लग जाता है, और लीवर पर लगते ही वो लीवर दब जाता है और उसे खाने के लिए उसको उसका भोजन मिल जाता है, ये लिखा। तो परिणाम स्वरूप उसे खाने के लिए गोलियां मिल गई, और बाद के प्रयासों में वह बॉक्स में इधर उधर घूमने सूंघने आदि में नहीं के बराबर टाइम वेस्ट करता। मतलब उसका परिणाम उसने देखा, तो वो अब उसने बिना घूमे डायरेक्ट उसका पहले ही उसका पैर लीवर पर चला जाता है। तो ये दिया इसने, इस तरह बॉक्स में लीवर दबाने की अनुक्रिया को सीख लेता है। तो ये उसका ये दिया कि स्किनर ने इसी तरह के कई प्रयोग किए। उन्होंने कबूतर पर भी बहुत, कबूतर बॉक्स में प्रयोग किया और परिणाम कुछ ऐसे ही थे। तो कुल मिलाकर के ये अनुक्रिया और पुनर्बलन ये सब कुछ जो है वो परिणाम पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो है परिणाम द्वारा सीखने पर आधारित सिद्धांत है आपका क्रिया प्रसूत सिद्धांत। अब देखिए इसने कितना डीप क्वेश्चन पूछा है। अगर आपने इसको ठीक से अंदर से स्टडी नहीं किया है तो आप ये बता ही नहीं पाओगे कि ये परिणाम द्वारा सीखने का संबंध है कि नहीं है। वास्तव में परिणाम क्या है? पुनर्बलन ही अपना परिणाम है, ये ध्यान रखना, क्योंकि क्रिया प्रसूत सिद्धांत है वो पुनर्बलन सिद्धांत पर काम कर रहा है, जो मैंने बताया अभी आपको। साथ ही अपने को अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। सूझ का सिद्धांत है, सूझ के आधार पर सीखा जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन के अंदर अनुबंधन के आधार पर सीखा जाता है, आपने पढ़ा होगा, पावलोव का है ये। और संज्ञानात्मक जो सीखना है वो किसका है? जीन पियाजे का, जिसमें खोज द्वारा भले ना, इसमें दिखा ना, या तो परिणाम से और इसके अंदर खोज के आधार पर सीखना होता है। इसके अंदर सूझ के आधार पर और इसके अंदर अनुबंधन के आधार पर। तो ये आपको चारों ही अच्छी तरह से स्टडी कर लेने चाहिए। अगला क्वेश्चन है चौथा वाला, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है। पहली बात तो स्कीमा साइकोलॉजी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये कह रहा है कि स्कीमा का प्रयोग अपन बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करते तो उसको क्या कहते हैं। यहाँ दे रखे हैं आत्मसातीकरण, संबंध, अनुकूलन और संतुलन। ध्यान देना, इसको जनरलाइज कर दिया इसके अंदर, ये मतलब ऐसा ही मैंने कर रखा है। ये जो वर्ड देख ले आप, इंग्लिश वर्ड
एसाइमाइलेशन, एसोसिएशन, एडेप्शन, रेप्टेशन और इक्विलिब्रियम। तो ये वाला ए वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। स्कीमा के अंदर ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, आत्मसात्मीकरण। यानी हमारी जो, इसका मतलब ये होता है कि पूर्व ज्ञान को आप वर्तमान ज्ञान से कनेक्ट कर लें, ये कहलाता है आत्मसात्करण। यानी कि जो नया कुछ पढ़ा रहे हो वो पीछे वाले से किस तरीके से कनेक्ट होता है। तो ये इसके अंदर आप देखें, ये जो अनुकूलन है ये दे रखा है कि पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ समंजन करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है जिसे अनुकूलन कहा जाता है। और अनुकूलन की प्रक्रियाओं की दो उप प्रक्रियाएं, आत्मसात्करण और समायोजन। अब यहाँ पर ये आत्मसात्करण इसलिए हुआ है कि यह स्कीमा में क्लियर दे दिया है कि स्कीमा है क्या। स्कीमा वास्तव में पियाजे ने इसको दिया है, ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। यानी कि मानसिक संक्रिया और संज्ञानात्मक संरचना से काफ़ी दोनों मिलते जुलते वर्ड है। तो एक मानसिक संरचना है एक विशेष टाइम पीरियड में, विशेष एज ग्रुप में है। जैसे किसी भी एज ग्रुप में एक जो मानसिक संरचना होती है कि वो किसी वस्तु के बारे में क्या सोचता है, वो है आपका स्कीमा। यहाँ इसने पूछा है कि इसको बाह्य जगत के साथ जोड़ना है। तो देखिए, ये एक राधा प्रकाशन की बुक है, इसके अंदर इस बारे में क्लियर लिखा है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के स्तर, ये 5 स्तर दे रखे हैं। संवेदी गामक अनुकूलन, प्रतीकात्मक पूर्वविधारणात्मक, अंतर्ज्ञान के विचार का काल और मूर्त प्रयोगों काल, और लास्ट में व्यवहारिक प्रयोगों का काल। तो ये पहला टॉपिक जो है इससे जुड़ा है, संवेदी गामक अनुकूलन काल। और इसके अंदर ये क्लियर लिखा है, यहाँ देखिए आप, इस प्रथम चरण की अवस्था में बालक जन्म के समय बाह्य जगत के बारे में कोई ज्ञान नहीं रखता, किंतु धीरे धीरे ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बाह्य संसार का बोध करना प्रारंभ कर देता है। इस 2 वर्षीय अवस्था में बालक उद्दीपक जगत का ज्ञान केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से करता है, और यह अवस्था संवेदी गामक अनुकूलन काल के नाम से जानी जाती है। यानी बाह्य संसार से जब स्कीमा का प्रयोग करते हैं तो वो आप उसके आत्मसातीकरण कहलाता है। यानी उसने जो वातावरण है उसको उसने आत्मसात कर लिया है, अपने से जोड़ दिया है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। प्रक्षेपीय परीक्षण की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है अस्पष्ट उद्दीपक, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण और वस्तुनिष्ठ व्याख्या। ये ऑप्शन इंग्लिश में भी दे रखे हैं आपके। अब इसके अंदर जो सही आंसर है वो है आपका डी, मतलब वस्तुनिष्ठ व्याख्या जो है वो प्रक्षेपीय परीक्षण की नहीं है, आपको ये ध्यान देना है। अस्पष्ट उद्दीपक भी है, अनुक्रिया की स्वतंत्रता भी है और व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण भी है। अब मैं थोड़ा इसको कंटेंट की तरफ ले जाना चाहूँगा। ये आपने एक किस्म की जो बुक है प्रक्षेपण विधियाँ, और इसके अंदर क्लियर लिखा है कि इस परीक्षण में व्यक्ति के सामने कुछ अस्पष्ट, असंगठित और उद्दीपक या परिस्थिति दिया जाता है, और ऐसे उद्दीपकों और परिस्थितियों में इनके प्रति व्यक्ति कुछ अनुक्रिया करता है, और इन अनुक्रियाओं के सहारे व्यक्ति अचेतन रूप से अपनी इच्छाओं, त्रुटियों, मानसिक संघर्षों को प्रक्षेपित करता है। तो यहाँ पर ये इसके बारे में आगे भी इसने दे रखा है, ये प्रक्षेपण परीक्षण में एकांश या उद्दीपक जिसके प्रति व्यक्ति अनुक्रिया करता है वह अस्पष्ट और असंगठित होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई है कि इसके अंदर वह अस्पष्ट उद्दीपक भी होता है, अनुक्रिया की सुविधा होती है क्योंकि बालक खुद वो अनुक्रिया करता है प्रक्षेपण के अंदर, तो वो अनुक्रिया उसकी कुछ भी हो सकती है, स्वतंत्र होता है। और व्यक्तिपरक इसलिए होता है कि हर व्यक्ति को अलग अलग, क्योंकि अभी मैं आपको इसलिए क्लियर करता हूँ कि हर व्यक्ति जो है प्रक्षेपण में क्या होता है, आपको कोई डायग्राम दे दिया, कोई चित्र दे दिया और उसके सामने 2 A B C 3 अलग अलग व्यक्तियों को कहा कि आप उसके बारे में 4 वाक्य लिखिए, तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, सभी अपने अपने मन से अपने विचार उसमें लिखेंगे, तो सब व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव परसेप्शन हो जाएगा। लेकिन वस्तुनिष्ठ व्याख्या उसकी नहीं होगी, वस्तुनिष्ठ इसके अंदर शामिल नहीं होगा। ये जो राधा प्रकाशन की जो बुक दे रखी है इसके अंदर व्यक्तित्व मापन की जो 3 दे रखी विधियाँ हैं, आत्मनिष्ठ विधियाँ यानी कि सब्जेक्टिव मेथड्स, वस्तुनिष्ठ विधियाँ यानी कि ऑब्जेक्टिव मेथड्स, और तीसरा है प्रक्षेपण विधियाँ। इन तीनों के बारे में क्लियर दे रखा है।
ये देखिए सब्जेक्टिव के अंदर इन विधियों के माध्यम से हम व्यक्ति संबंधी सूचना उसी व्यक्ति से लेते हैं जिसके व्यक्तित्व का परीक्षण करना है। यानी जो मेन व्यक्ति है उससे ही हम पूछते हैं या उसके मित्रों या संबंधी से प्राप्त कर लेते हैं, सूचनाएं उससे लेते हैं। और इधर ना इसमें लक्षण, अनुभव, उद्देश्य, आवश्यकता, रुचियाँ आदि उससे ही लेते हैं और वह इनके माध्यम से सभी सूचनाएँ देता है आत्मनिष्ठ में, सब्जेक्टिव में। जबकि वस्तुनिष्ठ के अंदर बात दूसरी आती है, ऑब्जेक्टिव में। यहाँ वो सूचना नहीं देता है, हम जो हमारे सामने जिसके व्यक्तित्व की परीक्षण करना है वहाँ पर ये दिलेगा ना कि व्यक्तिगत विधियों से एकदम विपरीत है। ये विधियाँ इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि विषयी यानी जिसके व्यक्तित्व का परीक्षण करना है अपने बारे में क्या बतलाता है, जबकि सब्जेक्ट के अंदर तो खुद बता रहा था, लेकिन इसके अंदर वो बताएगा अपने को, उससे कोई लेना नहीं है। यानी जो अवलोकन करता है वो उसके बारे में किस तरह के तथ्य तैयार करता है, बुद्धि, रुचि, अभिरुचि को उसकी आधार मानकर क्रियाशील होती है, उनके बारे में वो बात करता है। तो इसमें अवलोकनकर्ता का जो अपना जो तथ्य है, जो अपना जो विचार है वो इस पर रहेगा वस्तुनिष्ठ के अंदर। ये अपने को ध्यान रखना है। और इसके अंदर खास तौर से दे रखी है ये नियंत्रित निरीक्षण विधियाँ। अच्छा ध्यान देना, ये वस्तुनिष्ठ विधियाँ, इसके अंदर एक खास बात कही है, देखो इसने। एक तो ये क्या करता है, ये जनरल चीज़ें जिसके अंदर मतलब ये कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन और क्रम निर्धारणी मापनी इसके अंदर खास तौर से शामिल है वस्तुनिष्ठ के अंदर। और क्रम निर्धारणी मापनी का उपयोग कहाँ करते हैं, इन दोनों के बारे में खास तौर से क्या ध्यान रखना है कि आत्मनिष्ठ का हो या नियंत्रित निरीक्षण, इसने कहा कि चरित्र संबंधी अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठ विधियों को विकसित किया। यानी आपके पास में ऑप्शन होना होगा कि चरित्र संबंधी अध्ययन करना है तो आप कौन सी जो विधि अपनाओगे, आत्मनिष्ठ करोगे या वस्तुनिष्ठ करोगे या प्रक्षेपी करोगे। तो ये इसके अंदर वस्तुनिष्ठ होगा। और इसलिए ये वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ के बारे में हमें पता चलना बहुत ज़रूरी है, दोनों के बारे में डिफरेंस। इसमें अवलोकनकर्ता मुख्य है और इसमें जिसका व्यक्तित्व जानना है वो प्रमुख है। और तीसरा आ रहा है प्रक्षेपी, ये प्रक्षेपण विधियाँ। और इसके अंदर आपको पता है वो रोचक साहित्य TAT वगैरह ये सारी इसके अंदर आती है, थीमेटिक प्रश्न वगैरह, और ये आपको पता ही है। तो और इसके अंदर क्या होता है वो भी आपको पता है कि कोई जैसे ये डायग्राम दे दिया है और 4 जनों से पूछा है कि 3 जनों के दिया कि आप 3 जने इसके बारे में 4-4 लाइन लिखो, तो वो सभी अपने अपने मन से लिखेंगे, तो उससे उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। तो ये आप देख लीजिए, डी वाला ऑप्शन इसके अंदर शामिल नहीं होगा, ये करेक्ट है प्रक्षेपी परीक्षण के अंदर। वस्तुनिष्ठ व्याख्या प्रक्षेपी परीक्षण की नहीं हो सकती, जो अपन ने भी क्लियर देख लिया। वस्तुनिष्ठ पूरा टॉपिक ही अलग था। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। गिफ्टेड होगा इसमें, देखिए ये गिफ्टेड लर्नर्स। ऑप्शन ए दे रखा है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं हो सकती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, हिलना। और डी वाला, वह बहुत ही तुनक मिजाजी होता है। यानी क्या था, कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है पूछा है, नहीं है, नहीं है। तो ये ए वाला ऑप्शन सही है। कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही गिफ्टेड है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छे और टॉप लेवल के क्वेश्चन उसके सामने होने चाहिए, कंटेंट उसके पास में काफ़ी टॉप लेवल का होना चाहिए, तभी वह कुछ सीखने की कोशिश करे, नहीं तो उसको उबाऊपन लगेगा। और इसलिए ये ए वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। यहाँ जो टॉपिक दे रखा है अगला क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। देखिए विशेष आवश्यकता का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर CWSN ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। CWSN शिक्षा विभाग के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो विशेष आवश्यकता का मतलब, पहली बात तो यहाँ दे रखा ऑप्शन में दे रखा है कि एक अवास्तविक लक्ष्य है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। सी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। और डी वाला, जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो CWSN यानी कि वो बच्चे जो शारीरिक रूप से किसी न किसी प्रकार से अक्षम है,
पहले तो 40% ही माना जाता था। 40% अगर कोई कमी है शरीर में फिजिकली अगर, तभी वो CWSN माना जाता, लेकिन अब इसको फुल कर दिया है। अगर 1% भी है तो वो CWSN के अंदर शामिल किया जाएगा। ये एक खास बात है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, आप इसलिए ध्यान रखें इसको। और ये आपके टॉपिक अलग से दे रखा है सिलेबस में कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, तो ये इनके लिए ये एक अवास्तविक लक्ष्य है, नहीं, गलत बात है। विद्यालय और बाहर बढ़ाएगा, नहीं, क्योंकि इनकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं, यानी कि इन लोगों के लिए, इस तरह के बच्चों के लिए भी हमें कुछ अलग से प्रयास करने पड़ेंगे, चाहे शिक्षण का दृष्टिकोण बदलना पड़े, कंटेंट बदलना पड़े, या अपने विचार, अपने व्यूज़, धारणा को बदलना पड़े। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। आप CWSN बच्चों के बारे में अच्छी तरह से स्टडी कर लें। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट। ए लक्ष्योन्मुखी, बी एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है, सी समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है, और डी संगीत संबंधी योग्यता के बारे में है। तो देखिए ये डी वाला ऑप्शन इसके अंदर सही है। ये समस्या समाधान से संबंधित नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नहीं है। बाकी तीनों चीज़ें करेक्ट है। लक्ष्योन्मुखी होता है समस्या समाधान, किस समस्या का समाधान कर रहे हो आप। एक कौशल है जो सीखा जा सकता है, बिल्कुल कौशल है, और समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है। ये हमारी AK सिंह की जो बुक है इसके अंदर आप देखें पेज नंबर 597 पर समस्या समाधान व्यवहार के प्रशिक्षण में प्रशिक्षित मिले हुए सोपान। अब इन सोपान के अंदर ये दे रखा है कि सबसे पहले शिक्षक को कक्षा में छात्रों को बताना चाहिए कि समस्या क्या है और उस समाधान के रूप में क्या होना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चों को पता चले कि मतलब हमारी समस्या क्या है और हम उसके बारे में बात करेंगे। या इसने दे रखा है जगह जगह, ये देखिए आप, ये तार्किक क्रम, कक्षा में समस्या समाधान व्यवहार के शिक्षण का अंतिम सोपान छात्रों के निष्पादन और सत्यापन करना है, ताकि यह निश्चित किया जा सके कि छात्र ने समस्या का समाधान करने में कोई तार्किक क्रम या सोपान का अनुसरण किया है। ऐसे ही इसके अंदर दे रखा है कि ये नियमों और संप्रत्यों के महत्व को ठीक ढंग से समझकर छात्र उसका उपयोग समस्या के समाधान में कर सके। यानी इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसके लिए कुल मिलाकर के समस्या समाधान किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो है वो डी वाला रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9th वाला, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की कौन सी विधि है, यानी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इन TAT, ठीक है। आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपी विधि और प्रयोगात्मक विधि। अभी मैंने आपको बताया है इन आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपी विधि के बारे में। ये आपके प्रक्षेपी विधि है। मैंने इसके अंदर आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ विधि को भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि किस में क्या होता है। यहाँ तो देखो डायरेक्ट पूछ लिया कि प्रक्षेपी विधि, लेकिन आपको इसके अंदर किस में क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये आपके प्रक्षेपण विधि है और इसके अंदर ये विषय संप्रत्यय परीक्षण यानी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ठीक है, TAT, तो ये इसके अंदर प्रक्षेपण में आएगा। और मैंने अभी साथ में इसके अंदर आत्मनिष्ठ और यानी कि सब्जेक्टिव मेथड्स और ऑब्जेक्टिव मेथड्स दोनों मैंने बता दिए कि इस आत्मनिष्ठ के अंदर कौन व्यक्तित्व जिसका परखा जाना है वो महत्वपूर्ण है, वही सारी सूचना देता है, जबकि वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव विधि के अंदर जो अवलोकन करता है वो उस व्यक्तित्व, उसके व्यक्तित्व के बारे में पता करता है। वो क्या बता रहा है उससे कोई लेना नहीं है, खुद अवलोकन करता देख रहा है इसके अंदर। तो ये दोनों ही चीज़ें इसके अंदर शामिल है आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ के अंदर। और यहाँ सी जो है ये सही ऑप्शन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व मापने की प्रक्षेपी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th वाला, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। ऑप्शन है सांवेगिक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और अहमवादी चिंतन। यहाँ आप ध्यान से देखें ऑप्शन के अंदर जो पहले टॉपिक दे रखा है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। पहली बात तो आपको क्रिएटिविटी आपके सिलेबस में है ही नहीं, फिर भी इसने क्वेश्चन दिया है। और क्वेश्चन में जो टॉपिक ले रखा है थिंकिंग, ये थिंकिंग आपके सिलेबस में, आप सिलेबस देख लेना। अब इसके अंदर थिंकिंग वाला जो टॉपिक है, सही आंसर इसके अंदर जो है वो अपसारी चिंतन है। देखो अभिसारी का मतलब होता है किसी के खास लक्ष्य की तरफ बढ़ना। आपने अभिसारी और अपसारी लेंस पढ़े होंगे, अभिसारी और अपसारी दर्पण पढ़े होंगे विज्ञान में।
तो अभिसारी तो एक बिंदु पर फोकसित करता है सारी प्रकाश किरणों को, वैसे ही ये भी अभिसारी चिंतन भी किसी एक खास लक्ष्य की ओर अपने को फोकस कराता है, इंडिकेट कराता है, और अपसारी जो है वो फैलाता है। वैसे अपसारी लेंस और अपसारी दर्पण होते हैं वो प्रकाश को फैलाते हैं, तो यहाँ पर भी ज्ञान को जो सारे जो अपना कंटेंट है उसको फैलाएगा, यानी सब दिशाओं में चिंतन के लिए ले जाएगा। तो क्रिएटिविटी का जो है वो अपसारी चिंतन सही आंसर है। ये आपके इसके अंदर नहीं है, ये आपके चिंतन कल्पना तर्कण वाला टॉपिक है। और इसके अंदर आप ध्यान से देखें, टाइप्स ऑफ थिंकिंग के इसने 3 प्रकार बताए, मतलब 2 तरह से बताया इसने, वापस सब डिवाइडेड किया इनका। स्वली चिंतन यानी ऑटिस्टिक थिंकिंग है ना, दूसरा है यथार्थवादी चिंतन या रियलिस्टिक थिंकिंग। अब स्वली चिंतन यानी कि ऑटिस्टिक चिंतन, इसके अंदर तो इसने मतलब क्या है कि कोई अपने मतलब उसमें इसने बताया ना कि इसके अंदर यथार्थ नहीं होता, वह एक कल्पना करता है जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों और इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, जैसे स्वप्न चित्र, अभिलाषा, कल्पित चिंतन आदि। ये स्वली चिंतन यानी ऑटिस्टिक थिंकिंग के एग्जाम्पल है। वो सोचता है ना मेरे सुंदर बंगला होगा, चमचमाती गाड़ी होगी, ये सब होगा, मैं उसमें ऐसे सवारी करूँगा, ये सारे जो ऑटिस्टिक थिंकिंग के अंदर शामिल होंगे। और यथार्थवादी के अंदर इसको इसने 3 भागों में बांटा है, अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग, और आलोचनात्मक इवेल्यूटिव थिंकिंग। ये क्रिएटिव जो है ये आपके अपसारी ही है, ध्यान देना, ठीक है। तो ये यहाँ पर अभिसारी के अंदर इसने किया दिया क्लियर कि चिंतन को, इस तरह के चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। अभिसारी चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर कोई सही निष्कर्ष की तरफ बढ़ता है। यदि आपसे पूछा जाए कि 5 में 2 से गुणा करें तो क्या आएगा, तो इसका उत्तर देने में निहित चिंतन अभिसारी चिंतन का उदाहरण होगा। ध्यान देना है ना, क्योंकि फिक्स पॉइंट पर जाना, इसको बहुत सारे नहीं हो सकते इसके अंदर, और इसलिए इस तरह के चिंतन में व्यक्ति अपनी जिंदगी की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्राप्त अनुभवों को एक साथ मिलाकर उसके आधार पर एक समाधान खोजता है। यानी आप अलग अलग बुक पढ़ करके, अलग अलग सोच करके, और आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करोगे। अलग अलग जो लर्नर्स है या टीचर्स हैं उनसे पढ़ करके आप अपने एक फिक्स लक्ष्य यानी कि क्या है, रीट फाइनल एग्ज़ाम, वो आपका अभिसारी चिंतन होगा, ठीक है। और सृजनात्मक यानी कि इसके अंदर अभिसारी होगा। इस तरह के चिंतन को आगमनात्मक चिंतन कहा जाता है, और इस तरह के चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। जब तक व्यक्ति नए तथ्यों को अपनी ओर से उसमें जोड़ता नहीं है, इन तथ्यों का सृजन नहीं करता है, समस्या का समाधान नहीं हो पाता, ठीक है ना। जैसे कह रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति में से कलम का असाधारण उपयोग बतलाने को कहा जाए तो वह व्यक्ति चिंतन करके अपनी ओर से कुछ असाधारण बात कलम के उपयोग के बारे में बोलेगा। तो ये जो है आपका अपसारी चिंतन हुआ। और यहाँ पर जो क्रिएटिविटी है वो किसी एक बिंदु पर फोकस नहीं कर सकती। क्रिएटिविटी जो होता है वो मल्टी डायरेक्शन में होता है, और इसलिए अपसारी चिंतन इसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष और मानसिक आयु 14 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि, तो आपको इसका फॉर्मूला पता होगा। ये कॉमन क्वेश्चन है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इसके अंदर बी वाला ऑप्शन सही होगा, 107.69, ठीक है ना। 13/14 इंटू 100 कर देना है, उससे आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है इसने, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत जो है वो किसने दिया है। क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है पावलोव का। यहाँ ऑप्शन में स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक और कोहलबर्ग है, तो आपको पता होगा। इसने कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन हमें पावलोव ने तो दे दिया क्लासिकल का, तो स्किनर ने कौन सा दिया, स्किनर ने आपके क्रिया प्रसूत का दिया है, ध्यान देना, ठीक है ना। और जो परिणामों द्वारा सीखने की बात करता, अभी भी अपन ने पीछे बात की थी एक प्रश्न के अंदर। ये आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसमें पूछा है कि सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है जो परिणामों द्वारा सीखने की बात करता है, तो क्रिया प्रसूत जो पुनर्वलन की बात करता है ये अपने स्किनर वाला है, चूहे वाला सिद्धांत। ये हमें इसके अंदर ध्यान रखना है। और थॉर्नडाइक का क्या है, थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया है, देखो नाम तो सब कर लेंगे, लेकिन खास बात इसके अंदर ये है, थॉर्नडाइक ने सीखने के जो नियम दिए हैं वो उसके अंदर 3 नियम हैं
तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। आपको लगभग सब बुक्स के अंदर मिल जाएगा। पहले तो थार्नडाइक के अंदर ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। फिर इसने इसके अंदर जो खास बात लिखी है वो है ये शिक्षण हस्तांतरण के समरूप तत्व का सिद्धांत। ये इसका थार्नडाइक का है। और इसमें जो खास बातें इसने कही थी कि कक्षा के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए और शिक्षार्थियों की क्षमताओं की पहुंच के भीतर ही होने चाहिए। ठीक है, जब शिक्षार्थी उनके प्रति उचित और सही अनुक्रिया करे तो शिक्षक उसकी प्रशंसा भी करे। दूसरी बात इसने कही है कि शिक्षार्थी का व्यवहार बाह्य पुनर्बलकों से अधिक प्रभावित होता है। थार्नडाइक के अंदर ये सबसे खास बात है, इसके अंदर बाह्य पुनर्बलक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, ये अपने को ध्यान रखना होगा। ठीक है, और ये इसका नाम है शिक्षण हस्तांतरण के समरूप तत्व सिद्धांत। देखिए हर सिद्धांत में, चाहे थार्नडाइक हुआ हो, चाहे पावला हुआ, चाहे स्किनर हुआ, इन सब के बारे में आपको मेन जो उसका जो कंटेंट और मेन कॉन्सेप्ट क्या वो पता होना चाहिए। इसने लिखा है कि कठिन विषयों का पठन करने से मस्तिष्क इतना प्रशिक्षित हो जाता है कि छात्र अन्य सरल विषयों को तुरंत अपने आप सीख लेंगे। इस धारणा को इसने गलत बताया है। किसने? थार्नडाइक ने। लेकिन मेरी सोच ये है कि आपको पहले कठिन को पहले करना चाहिए ताकि आप सही कर सको। यहाँ थार्नडाइक इस बात को गलत बता रहा है, ध्यान रखना। तो ये आपकी यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग पठन करने से मस्तिष्क इतना कठिन जो विषय होते हैं ना उनका पहले कर लेना चाहिए और सरल वालों को बाद में। तो इस धारणा को गलत किसने बताया? ये आपके थार्नडाइक ने बताया है। आपको ये ध्यान रखना होगा। तो ये इसके अंदर जो खास चीज़ें हैं आपको हर टॉपिक के बारे में पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है बाल अपराध का कारण है माता पिता में न बन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना और समृद्ध परिवार। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। आपको पता है माता पिता से में आपस में अनबन रहना, बाकी तो सभी जो है वो ठीक है, आप सभी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है 14वां, वो है बालकों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? ये कह रहा है अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना और 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। यानी कि यहाँ 14 वर्ष के बाद की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर इसके अंदर कुछ भी नहीं किया है। बाकी ABC चारों बातें इसके अंदर बिल्कुल फिक्स है। और ये दूसरा क्वेश्चन पूछा है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का, तो इसको हमें अच्छी तरह से स्टडी कर लेना चाहिए। और सभी को पता है कि ये सारी चीज़ें होती है, खाली 14 वर्ष के बाद उसकी शिक्षा व्यवस्था क्या होगी वो पता नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नई शिक्षा नीति आ रही है जो अभी आने वाली है, इसके अंदर इस टॉपिक पर भी विचार कर लिया गया है। ठीक है, आप स्टडी करें, इस पर बारे में बाद में और बात करेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? क्वेश्चन के कुछ खास वर्ड को सिलेक्ट कर लिया करें आप, शोध और एक्शन रिसर्च। ऑप्शन दे रखे हैं उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन और मूल्यांकन, जनरलाइजेशन सामान्यकरण और साहित्य का पुनरीक्षण। देखिए शोध और क्रियात्मक अनुसंधान, तो उपकल्पनाओं का आपने निर्माण तो कर लिया और अगर आपने उनका क्रियान्वयन किया ही नहीं, मूल्यांकन किया ही नहीं, तो फिर वो क्रियात्मक कैसे हुआ? तो इसके अंदर बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रोग्राम का आपने उपकल्पना जो हाइपोथेसिस बना ली सबकी, लेकिन अब उनको क्रियान्वयन अगर करोगे तभी जाकर के वो शोध जो है वो क्रियात्मक बनेगा, यानी क्रियान्वयन और मूल्यांकन। इसलिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसके अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम है। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, कुल 4 चीज़ें हैं, अनुप्रेरणा, अवधान, धारणा और पुनरुत्पादन। ठीक है, यानी मोटिवेशन, अटेंशन, रिटेंशन और रिप्रोडक्शन। देखिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके अंदर सबसे पहले अवधान होगा, फिर धारणा होगी, फिर पुनरुत्पादन होगा और फिर अनुप्रेरणा होगी। ये सी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। ये आपके पास डॉक्टर SS माथुर की बुक है साइकोलॉजी की, और इसके अंदर क्लियर लिखा है निरीक्षणात्मक सीखने के 4 अवस्थान।
जिसमें पहला है अवधारणात्मक अवस्थान, धारणात्मक अवस्थान, पुनरुत्पादनात्मक अवस्थान और अनुप्रेरणात्मक मोटिवेशनल। ये चारों इसने क्लियर दे रखे हैं और यही आपके पास में इसमें पूछे हैं। आप देख लीजिए, अवधान, धारणा, ठीक है, ये अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और मोटिवेशन। तो ये आपको क्रम इसको अच्छी तरह से देख लेना चाहिए और आपको इनके बारे में अंदर से भी अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। ये आपके कक्षा और सामाजिक सीखने के अंदर शामिल है। तो ये आपको, ये बांडुरा का सिद्धांत लिखा इसने और सब बुक के अंदर देखिए। आपको ये संख्या भी याद रखनी है, 4 अवस्थान है। हालांकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन जो बनते हैं वो पूछ सकता है कि कुल निरीक्षणात्मक सीखने में कुल कितने अवस्थान दिए, तो 4 दिए और चारों के नाम भी पता होना चाहिए और नाम के साथ में आपको इसके अंदर इन चारों के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ कि हाँ, अगर एक कोई छात्र किसी एक मॉडल जैसा बनना चाहता है या किसी अभिनेता की हुबहू नकल करके अभिनेता के जो परिधान है वो उसके वैसा ही बनने का प्रयास करता है, तो उसके अंदर इन चारों में से क्या होगा? तो इसके लिए आपके, हमें लगता है कि इसके अंदर ये धारणात्मक होगा, लेकिन ये इसके अंदर ये अनुप्रेरणात्मक में शामिल होगा। ये जो है अंतिम चरण जो है वो कि अभिनेता का अनुकरण इस कारण करते हैं कि वह उसे सफल और जनप्रिय पाते हैं और उन्हें आशा करते हैं कि अनुकरण करने से वह जनप्रिय हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। यानी इन चारों चीज़ों को आपको ठीक से स्टडी कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? अचेतन मन यानी कि जो अंदर से उसके मन में चल रहा है, वैयक्तिक अध्ययन विधि उसमें काम आ नहीं सकती है। आप सामने वक्त उसको बुला करके पूछोगे तो अचेतन मन का मतलब वो जो उसके मन के अंदर ही रह जाती है, वो सामाजिक डर की वजह से अपनी बात को बाहर, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर नहीं सकता, तो उस केस में वो अपने अंदर ही अंदर रखता है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे 4, वैयक्तिक अध्ययन, स्वप्न विश्लेषण, समाज मिति तकनीक और साक्षात्कार। तो ये इसके अंदर स्वप्न विश्लेषण है, वही सही विधि मानी जाएगी। ये आपको इसमें किसी हायर बुक्स के अंदर मिलेगा, छोटी बुक्स के अंदर ये किसी में नहीं मिल रहा है। ये तीनों विधियाँ इसके अंदर काम नहीं आएगी। इसके अंदर ड्रीम एनालिसिस ही काम आएगा, क्योंकि वो ड्रीम यानी वो एक कल्पनाएं कर रहा है अंदर ही अंदर, तो वो चीज़ें ड्रीम एनालिसिस से ही हो पाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, ADHD मीन्स, यानी कि ADHD का फुल फॉर्म पूछा इसने। तो एक बच्चों के पढ़ने, लिखने और बोलने संबंधी कुछ जो विकार होते हैं, उनकी कुछ खास बीमारियों के नाम हैं और वो बीमारियां इसके अंदर ये कह रहा कि ये कौन सी वाचिक कठिनाई वाली है, या श्रवण दुर्बलता वाला बालक है, ध्यान विकार वाला बालक है, या दृष्टिहीनता वाला बालक है। तो ये ध्यान विकार वाले बालक कहलाते हैं ADHD। ये होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये इसके अंदर शामिल है। अच्छा, चिल्ड्रन विथ स्पीकिंग डिफिकल्टी इसके अंदर होता है डाइसर्थर्मिया बाय ब्रेन डैमेज। और दूसरा इसके अंदर एक और दिया है, भाषा संबंधी भी होता है, तो वो अफेसिया होता है ना, अप्रेक्सिया जिसको कहते हैं। और चिल्ड्रन विथ हियरिंग डेफिशिएंसी, तो ये ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है, तो वो नाम से रख रहा है ऑडी। लेकिन कुछ जो अलग होते हैं जैसे डिसलेक्सिया, तो वो पठन सामग्री संबंधी होती है। डिसलेक्सिया आपने सुना होगा, तो पठन संबंधी विकार रहती है। कुछ विकार जो है बालक के, वो आपको स्टडी कर लेने, वहां से एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, कहलाता है उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और रचनात्मक परीक्षण। देखिए यहाँ इसने प्रश्न क्या पूछा है कि विशेषताओं और कमियों, दो चीज दे रखी है। यहाँ सही ऑप्शन है निदानात्मक परीक्षण होगा इसके अंदर, ठीक है। अब वो निदानात्मक परीक्षण क्यों सही होगा? विषय निदान कब होता है, मतलब डायग्नोसिस करते हैं, उसके अंदर हम किसी मरीज की समस्याओं के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है ना। मरीज की समस्याओं के बारे में पता लगाते हैं, तो उसके अंदर उसकी कमियां जो है उसका इलाज करना है, जो बीमारी है। तो अब यहाँ विशेषताओं का क्या काम? विशेषताओं का मतलब उस बीमारी के इलाज के लिए कुछ उसकी अच्छाइयाँ हैं,
वो भी उसको सहयोग करेगी। जैसे कोई पेशेंट है, उसका इलाज करना है, ठीक है, तो डॉक्टर उससे पहले पूछेगा कि उसके कोई बीपी तो नहीं है, शुगर तो नहीं है। अगर वो कहता कि हाँ शुगर नहीं, बीपी नहीं, इसका मतलब ये उसकी विशेषता हो गई। तो अब उसको डायग्नोसिस करने में और उसका उपचार करने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। और इसलिए इसने कमियों के साथ में विशेषताएं भी पूछी जो कुछ अच्छाइयाँ मानी जाती है। तो निदान में विशेषताएं और कमियां दोनों शामिल होगी, और निदान के बाद उसका उपचारात्मक होगा। और सबसे पहले किसका नंबर आएगा? उपलब्धि परीक्षण। इसके बाद में आप निदान करोगे, निदान के बाद उपचारात्मक। तो इस प्रश्न में सही आंसर आपका क्या है? बी वाला निदानात्मक परीक्षण, जो विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है? तो आपको मैंने अभी बताया था, ये 86वां संविधान संशोधन है जो शिक्षा का अधिकार में सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन देखिए आ गया इसके अंदर फिर से। तो शिक्षा के अधिकार से भी इसने 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए। तीसरा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। ऑप्शन दे रखा है, बच्चों को शिक्षक का अनुसरण करना और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, और बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। यह इसने कहा कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि। आपको बता दूं कि ये आपके जो क्वेश्चन बना है ये बना है एनसीएफ 2005 से, और आपको एनसीएफ 2005 अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देता है एनसीएफ 2005, और यही बाल केंद्रित शिक्षण की विधि की बात करता है। आपको हर बुक के अंदर जो प्राकथन दे रखा है शुरुआत का, उसके अंदर दे रखा है ये वर्तमान में राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा यह स्पष्ट है कि समस्त शिक्षण क्रियाओं में बालक केंद्र के रूप में, मतलब बाल केंद्रित शिक्षण, हमारी सिखाने की प्रक्रिया इस प्रकार की हो कि बालक स्वयं अपने अनुभवों के आधार पर समझकर ज्ञान का निर्माण करे। उसके सीखने की प्रक्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाए। इसके लिए शिक्षक एक सहयोगी के रूप में कार्य करें। पाठ्यचर्चा को सही रूप में पहुंचाने के लिए पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण साधन है। तो इसके अंदर ये बात क्लियर कर दी कि ये बालक को इसके अंदर केंद्र के रूप में मानना, और इसलिए आपको एनसीएफ 2005 को ठीक ढंग से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, ये डी वाला जिसमें दे रहा है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ये बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। ये आपके सिलेबस में ये टॉपिक कहीं दे रखा है, वहाँ आपको एनसीएफ 2005 दे रखा है जिसको आपको ठीक से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व, अधिगम, बुद्धि और क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बुद्धि को मापता है। ये स्पीयरमैन का जो जी फैक्टर है उसको मापने के लिए काम में लेते हैं। नॉन वर्बल यानी कि अशाब्दिक जो होता है ये, तो इसके अंदर ये आपको सी वाला ऑप्शन सही है। ये आपको AK सिंह की जो 399 पेज पर आपको बुद्धि वाला जो चैप्टर है उसके अंदर मिल जाएगा। बाकी ये छोटे लेवल की बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा आपको रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, और जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, और परिपक्व होने से। देखिए वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो एक तरह से उसका जो नाम है वो सहयोगात्मक सिद्धांत है उसका, और अनुकरण तो होता है वो बांडुरा के सिद्धांत में। ध्यान रखना, बांडुरा का सिद्धांत है उसके अंदर अनुकरण से सीखता है। मैंने अभी भी आपको बताया है उसके अंदर वो 4 जो अवस्थान बताया मैंने इसके अंदर, ये 4 अवस्थान इसके अंदर लास्ट जो अनुप्रेरणा होती है वो अभिनेता वाला दिया मैंने, हीरो वाला, कि वो उसका अनुकरण करता है तो वो अनुकरण से सीखता है। तो वो आपका बांडुरा का है अनुकरण तो, और पुनर्बलन जो होता है वो स्किनर का है। अच्छा, परिपक्व होने से एक बात बता दूं, बहुत ध्यान देने वाली बात है, परिपक्वता का लर्निंग से कोई संबंध नहीं है। किसी भी राइटर ने ये नहीं कहा कि परिपक्व होने के बाद वह कुछ अधिगम करता है, सीखता है। तो ये तो बिल्कुल ही क्रॉस मान लें आप। ठीक है, अब ये नाम क्या है? सहयोगात्मक अधिगम। तो ये वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं बालक, जिसमें सामाजिक कारक, भाषा और चिंतन, ये 3 वर्ड इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं।
ये आपके वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है और इसमें क्लियर कह रहा है कि ये पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत में बच्चों द्वारा वातावरण के स्वतंत्र रूप से खोजबीन करके संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया पर बल डाला है। ये तो पियाजे ने कहा था कि स्वतंत्र रूप से खोजबीन करें, ये कहा था पियाजे ने, लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि उसमें पियाजे ने परिपक्वता को भी महत्वपूर्ण माना था, परंतु सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जिसके समर्थक लेब वाइगोट्स्की है उसने स्वीकार किया कि है, उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया, यानी कि इसने साफ मना कर दिया कि परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है। इन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों का और भाषा को महत्वपूर्ण बताया है और इसलिए इस सिद्धांत को अपन सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहेंगे। ये आपको इसके अंदर वाइगोत्स्की के सिद्धांत को ध्यान रखना है, यानी एक एक सिद्धांत जो है वो खास तौर से कुछ शब्दों को लेकर के फिक्स बंधा हुआ है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहलाएगा, जिसमें सामाजिक कारक भाषा दोनों ही महत्वपूर्ण होंगे और इसलिए इसके अंदर ये क्लियर कह दिया इसने कि ये वयस्कों और समवयस्कों की परस्पर क्रिया से ही बालक सीखते हैं। ये आपको, यानी हर सिद्धांत में आपको ये देखना पड़ेगा कि बालक किस प्रकार सीखते हैं, कहाँ से वो क्रिएटिव होते हैं, कहाँ से उसका बुद्धि परीक्षण होता है, कहाँ से उसका व्यक्तित्व संयोजन होता है, ये सारे उनके सिद्धांत में से निकालना है हमें खास तौर से। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिंपल दे दिया इसने, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। पता आपको बी ने कहा है 1905 में किया है। फिर ये सही क्वेश्चन इसका बी वाला। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा। सीधी सी बात है, देखो प्रतिभाशाली बालक का प्रश्न पीछे भी आया था और फिर से पूछ लिया इसने। पढ़ाने की धीमी गति पॉसिबल नहीं, विशिष्ट कक्षाएं और प्रोत्साहन, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगर प्रतिभाशाली है और उसके लिए अगर विशिष्ट क्लास अगर नहीं दिए, प्रोत्साहन नहीं दिया है तो आप क्लास से भाग जाएगा, उसको दंड भी नहीं दे सकते हैं। उन पर ध्यान नहीं देना, ये सब बेकार बातें हैं। विशिष्ट कक्षाएं होगी उसके लिए, प्रतिभाशाली बालक के उसका कंटेंट ही पावरफुल होना चाहिए, तभी वो उस क्लास में टिकेगा। कुछ नया देना पड़ेगा तभी वह टिकेगा, इसलिए ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसमें देखो फिर से एनसीएफ 2005 का डाल दिया है। इसमें कला शिक्षा को जोड़ने का क्या उद्देश्य है। पहला, तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, और सी सांस्कृतिक विरासत की सराहना और ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। देखिए, कला शिक्षा का सीधा संबंध आपकी सांस्कृतिक विरासत से है और एनसीएफ 2005 के अंदर जो उसके उद्देश्य है उसमें ये लाइन क्लियर लिखी है कि सांस्कृतिक विरासत को उसके अंदर शामिल किया जाए, पर्यावरण को उसके अंदर शामिल किया जाए, तभी ये सार्थक होगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ये आपके कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य माना जाएगा। बाकी तार्किक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये सब अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। तो ये एनसीएफ 2000 के 3 क्वेश्चन हो गए, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार क्लियर दिख रहा है इसके अंदर, निरंतरता के सिद्धांत से ही है, बाकी सब बहुत सारा हो नहीं सकता। लगातार चलेगा तभी तो वो निरंतर होगा, विकास हमेशा चलता रहता है। फिर आता है 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, तार्किक चिंतन, व्यावसायिक रुचियाँ, स्मृति और अनुभवों से सीखना है। ये प्रश्न पूरा आपको अनुभवों से ही सीखना है और सही करना है। कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो बुद्धि में तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग तो 100% शामिल होगा। मेमोरी इसमें 100% शामिल होगी, मेमोरी नहीं है तो बुद्धि कहाँ से आएगी। अनुभवों से सीखना, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस से, तो इसके अंदर भी बुद्धि होगी, तभी तो वो अनुभवों से सीखेगा। व्यावसायिक रुचियाँ, वोकेशनल चॉइसेस, ये रुचियाँ जो है वो इसमें शामिल नहीं है, रुचि का बुद्धि से लेना देना नहीं है, तो ये आपका इसमें इसका घटक नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक है ना, साइकोमोटर एक्टिविटी कौन सी नहीं है, नोट बता रहा है। तो सोचना, लिखना, गेंद फेंकना, खेलना। एक सिंपल से सिंपल स्टूडेंट होगा वो भी इस आंसर को सही कर लेगा। सोचना जो ये मनोगत्यात्मक नहीं है, लिखना है, खेलना है और गेंद फेंकना, ये तीनों इसके अंदर मनोगत्यात्मक हो जाएगी, साइकोमोटर। ए इसके अंदर शामिल नहीं होगा।
लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी है? ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गॉर्डन, आलपोर्ट, शेल्डन, आरबी केटल और स्प्रिंजर। देखिए, गोल्डन आलपोर्ट की जो है वो ट्रेट थ्योरी, शील गुण, आपको पता होगा शील गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और शेल्डन के जो टाइप थ्योरी है वो मोनोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक जो है ना, 3 तरह के, मेसोमॉर्फिक, वो 3 तरह की जो है इसके अंदर है। और आरबी केटल की जो है वो 16 पीएफ प्रश्नावली है, ये आपको याद रखना है। स्प्रिंजर जो है वो शारीरिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया है, तो इसमें सही ऑप्शन है आपका सी वाला, आरबी केटल, इसने दिए 16 पीएफ प्रश्नावली। ये आपकी ए.के. सिंह की बुक, और इसके अंदर केटल 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, केटल्स 16 पीएफ क्वेश्चनियर। और इसके अंदर ये किसके लिए हैं? केटल ने कारक विश्लेषण के आधार पर इसका परीक्षण किया है, और प्रश्नावली के का फॉर्म जिनके द्वारा 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16 शील गुणों को मापा गया है। ठीक है, जिसके अंदर शील गुण यानी चित्त प्रकृति शील गुण, क्षमताशील गुण, गत्यात्मक शील गुण इसमें शामिल किए गए हैं। और ये 16 शील गुण देख रहे देखो आप, एस 1, 2 और ये 3, 4, 5, 6, 7, 16 तक दे रखे हैं। ठीक है, ये 16 शील गुण आपको इसके अंदर ध्यान में रखने हैं। आप चाहें तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं, जो इनके इसने कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, मतलब भविष्य में यानी कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं, इनमें आपको इन टॉपिक्स को डिटेल अंदर से पढ़ लेना चाहिए कि इनके द्वारा दिए गए व्यक्तित्व मापन में इसने किन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। या तो केवल सरफेस लेवल क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन आपको अंदर से इनके बारे में पढ़ लेना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से ये आपका साइकोलॉजी वाला पार्ट 30 क्वेश्चन पूरे हुए। इसके अंदर मैंने हर टॉपिक को लेने का प्रयास किया है और एक एक क्वेश्चन को आपके सामने एनालाइज किया है। आप जिन बुक्स का मैंने इसके अंदर जिक्र किया है वो बुक्स आप स्टडी कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा उसके अंदर रेस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपको ये टॉपिक और ये साइकोलॉजी का पार्ट अच्छा लगा हो तो आप आपके अपने CMPC यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें और साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, ताकि आपको सारी अपडेट्स कब कौन सा लेक्चर आने वाला है वो आपको टाइम पर मिलता रहे। नेक्स्ट लेक्चर तक अपन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।